स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स से। अगर हम अल्कली मेटल्स का एक्सेस एयर में कंबशन करते हैं तो लिथियम हमें Li2O टाइप का मोनोऑक्साइड देता है, वहीं सोडियम हमें Na2O2 टाइप का परऑक्साइड देता है और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये हमें MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड्स देते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटल आयन का साइज बढ़ने के कारण सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण लार्जर अनायन को लार्जर कैटायंस आसानी से स्टेबलाइज कर पाते हैं। और अगर हम ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन में साइज की बात करें तो सुपर ऑक्साइड आयन का साइज काफ़ी बड़ा होता है और इसीलिए ये लार्जर कैटायंस के केस में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि लैटिस एनर्जी इफेक्ट क्या होता है। तो जब भी कैटायंस और एनायंस आपस में मिलकर आयनिक लैटिस बनाते हैं तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें अनायन को चारों तरफ से कैटायन सराउंड करके रखते हैं और कैटायन को चारों तरफ से अनायन सराउंड करके रखते हैं। लेकिन अगर हमारे अनायन का साइज बहुत छोटा है तो उसको सराउंड करने वाले कैटायंस के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है और इस रीजन से इन कैटायंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन लगता है। एज द रिज़ल्ट बनने वाला आयनिक लैटिस बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। वहीं अगर लार्जर कैटायन के साथ हम लार्जर अनायन रखते हैं तो सराउंडिंग कैटायंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पर कम रिपल्सन लगता है। एज द रिज़ल्ट बनने वाला लैटिस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी फिनोमिना को हम लैटिस एनर्जी इफेक्ट कहते हैं और यही रीज़न होता है कि सिमिलर साइज वाले कैटायंस और अनायंस के लैटिस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। यदि हम इन ऑक्साइड्स के कलर की बात करें तो लिथियम मोनोक्साइड और सोडियम परऑक्साइड प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ये कुछ स्पेसिफिक कलर्स शो करते हैं। वहीं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड्स येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं। अगर हम इन ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोक्साइड्स हाइड्रोलाइज होकर हमें M+ आयन और OH- आयन्स देते हैं या फिर कहें MOH टाइप बेस बनाते हैं। वहीं अगर हम परऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें बेस के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं और सुपर ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेस या फिर कहें हाइड्रोक्साइड्स के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड्स और ऑक्सीजन गैस मिलती है। यहाँ पर बनने वाले मेटल हाइड्रोक्साइड्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये हाइड्रोक्साइड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और बाकी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, इसीलिए इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं। यहाँ पर ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन काफ़ी फास्टर रेट से होती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करती है।
चलिए अब हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स की। तो अल्कली मेटल्स एमएक्स टाइप हैलाइड्स बनाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेनली आयनिक हैलाइड्स होते हैं। ये हैलाइड्स प्योर स्टेट में कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इन हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स या फिर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोहेलिक एसिड HX के साथ कराते हैं, जिसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से देख सकते हैं कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो हमें NaCl सॉल्ट मिलता है। साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यदि हम इन मेटल हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करें तो जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हैं तो इन मेटल हैलाइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनायंस का साइज बढ़ने के कारण इन हैलाइड्स की आयनिक लैटिस वीक होती जाती है। सिंस इन हैलाइड्स में आयनिक कैरेक्टर होता है तो इसीलिए ये सारे हैलाइड्स वाटर में आसानी से डिसॉल्व कर जाते हैं। यदि हम इन हैलाइड्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो अगर हम फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड की तरफ जाते हैं तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर कैटायंस का साइज बढ़ता है जबकि फ्लोराइड आयन का साइज बहुत ही छोटा होता है। एज द रिजल्ट बनने वाले आयनिक लैटिस की स्टेबिलिटी कम होने लगती है और इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव होती जाती है। वहीं अगर हम क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाती है क्योंकि इनके केस में अनायंस का साइज काफ़ी बड़ा होता है और कैटायंस के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, जिसके कारण यहाँ पर बनने वाले लैटिस काफ़ी स्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम सेम मेटल के डिफरेंट हैलाइड्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता है। एज द रिजल्ट इनकी लैटिस वीक होती है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। तो आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लगा होता है और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक नॉन मेटल से अटैच्ड होता है। साथ ही साथ उस नॉन मेटल पर एक ऑक्सो ग्रुप या फिर कहें एक डबल बॉन्ड O लगा होता है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन इन एसिड्स के साथ कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। अल्कली मेटल्स के ऑक्सो सॉल्ट्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। अल्कली मेटल्स के ये सॉल्ट्स थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ग्रुप में नीचे जाने के कारण मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स बढ़ती हैं और इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट की थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है।
यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट सबसे कम थर्मली स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा होता है, जबकि कार्बोनेट आयन का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो जब ये लैटिस बनाते हैं तो कार्बोनेट आयंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होने लगता है और लिथियम कार्बोनेट बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। तो जब हम लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यह लिथियम मोनोक्साइड और CO2 में टूट जाता है और लिथियम के सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ही लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यह केवल एक्वस फेज में एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वस फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयंस को हाइड्रेट करके स्टेबलाइज कर देते हैं